Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Is audio video clear for all? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबका? क्लियर है ऑडियो वीडियो? चलिए, सो ऑडियो वीडियो क्लियर है. सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. इंडेक्स प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉइल को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने में हेल्प करती है. अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडेक्स प्रॉपर्टी की मेजरमेंट कैसे होती है. वी वर डिस्कसिंग हाउ द मेजरमेंट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी इज बीइंग कैरिड आउट. इसमें हमने डिस्कस कर लिया था वाटर कंटेंट के बारे में, इसमें हमने डिस्कस कर लिया था स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, हमारी डिस्कशन चल रही थी यूनिट वेट के बारे में. वी वर टॉकिंग अबाउट यूनिट वेट. यूनिट वेट को निकालने के पहले दो तरीके आपको डिस्कस करके बता दिए थे. द फर्स्ट टू मेथड्स अवेलेबल टू फाइंड द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल वी हैव डिस्कस. पहला तरीका था हमारा, मेरे ख्याल से किया था हमने सबमर्ज मास डेंसिटी मेथड, और फिर दूसरा किया था हमने वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड. तो ये दो तरीके हमने कर लिए थे, हाँ, सबमर्ज यूनिट वेट और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड. सो दीज टू मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड टू फाइंड द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. ये दो तरीकों के बारे में हमने डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी. अब आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू. देयर आर अदर मेथड्स आल्सो अवेलेबल टू फाइंड द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. और भी तरीके हैं हमारे पास सॉइल के यूनिट वेट को निकालने के. अब कौन कौन से तरीके हैं? द थर्ड ऑफ द मेथड अवेलेबल, जो अगला तरीका अवेलेबल है हमारे पास यूनिट वेट को निकालने का, थर्ड ऑफ द मेथड अवेलेबल इज टर्म्ड एज core cutter method. So next of the method available to find the unit weight of the soil is termed as core cutter method. अब क्या कहानी है core cutter method की? पहला पॉइंट बोल रहा है it is a field method. तो फर्स्ट पॉइंट says ये एक field method होती है. So it is a field method which is suitable. So it is a field method which is suitable for cohesive soil. जो suitable है cohesive soil के लिए. तो ये एक फील्ड मेथड है जो हम यूज करते हैं कोहेसिव सॉइल के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ कोर कटर. इस मेथड में हमारे पास कोर कटर होता है ऑफ वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. इसका डायामीटर है 10 सेंटीमीटर का, डायामीटर है 30 सेंटीमीटर का, हाइट होती है 13 सेंटीमीटर की. एंड अ dolly of height 2.5 सेंटीमीटर एंड अ हैमर. ये इसकी अपैरेटस निकल के आ गई. दिस इज द अपैरेटस ऑफ दिस टेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, करते क्या इस टेस्ट के अंदर? सो इन दिस टेस्ट कोर कटर. तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है? सो इन दिस टेस्ट द कोर कटर इज ड्रिवन. सो दिस टेस्ट कोर कटर इज ड्रिवन इन द सॉइल मास. So in the soil which is to be tested, हम कोर कटर को डिराइव करते हैं सॉइल के अंदर, which is to be tested, and cutter with the soil is taken out. And the mass of the soil in cutter is noted. Let us suppose ये वैल्यू निकल के आती है m. तो इसकी वैल्यू हमने m बोल दी. चलिए, अब कहानी तो मैंने लिख दी है आपके लिए. अब पूरे टेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं. We'll try to understand the entire test. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? ये एक फील्ड मेथड है. पिछले वाले दोनों मेथड मतलब कौन कौन से थे? एक था सबमर्ज यूनिट वेट मेथड
और एक था हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वो दोनों के दोनों मेथड फील्ड मेथड थे या लैब मेथड थे? इससे पहले मैंने सॉइल की यूनिट वेट निकालने के आपको दो तरीके बताए हैं, वो हमारे फील्ड मेथड थे या लैब मेथड थे। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सबमर्ज यूनिट वेट मेथड वर फील्ड मेथड और लेबोरेटरी मेथड। वो दोनों कौन से मेथड थे हमारे? बोथ आर विच मेथड्स बीइंग अवेलेबल विद अस? इससे पहले वाले दोनों तरीके हमारे लेबोरेटरी मेथड थे, दोज वर लैब मेथड्स बीइंग अवेलेबल। ये फील्ड मेथड है, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं फील्ड के अंदर। तो पहला पॉइंट तो ये बोला कि ये फील्ड मेथड है, और ये सूटेबल है किसके लिए? ये सूटेबल है कोहेसिव सॉइल के लिए। पिछले वाले दोनों तरीके भी किसके लिए सूटेबल थे? कोहेसिव सॉइल के लिए भी सूटेबल थे। तो पिछले वाले भी दोनों तरीके कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल है, ये वाला भी तरीका कोहेसिव सॉइल के लिए भी सूटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इस टेस्ट का अपैरेटस क्या होता है। The apparatus of this test consists of a core cutter, जिसका वॉल्यूम होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का, डायमीटर है इसके 10 सेंटीमीटर की, हाइट है 13 सेंटीमीटर की, एक डॉली होती है 2.5 सेंटीमीटर की और एक हैमर होता है। इस बात को समझाने के लिए मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको। अब फ्री हैंड से बनेगा नहीं एग्जैक्टली, पर फिर भी कोशिश करते हैं। दिस इज दी कोर कटर, ये हमारा कोर कटर होता है। सो दिस इज दी कोर कटर। तो कोर कटर है जिसका वॉल्यूम है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर कटर हुज वॉल्यूम इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और हाइट होती है 13 सेंटीमीटर की, हाइट इज ऑफ 13 सेंटीमीटर। तो ये तो इसकी डायमेंशन निकल के आ गई। और क्या है हमारे पास? इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ डॉली। सो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ डॉली। तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ डॉली जिसकी हाइट कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ हैमर। तो ये इसका अपैरेटस हुआ। सो दिस इज द अपैरेटस ऑफ दिस टेस्ट। अब करते क्या इस टेस्ट में? व्हाट इज टू बी डन दिस टेस्ट? In this test, core cutter is driven into the sample of the soil which is to be tested. हम कोर कटर को डिराइव करते हैं सॉइल के अंदर जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। कैसे? कोर कटर को हमने लेवल सरफेस के ऊपर रखा, तो कोर कटर को हमने लेवल सरफेस के ऊपर रखा। कटर के ऊपर डॉली को रखा, तो कटर के ऊपर हमने डॉली को प्रोवाइड किया। डॉली होती क्या? सपोर्ट होती है जिसके ऊपर इंपैक्ट लगाया जाता है। और हमने हैमर की मदद से क्या किया? सो दिस इज अवर डॉली, सो दिस इज डॉली, दिस इज हैमर। तो हमने हैमर की मदद से इंपैक्ट लगाया डॉली के ऊपर और वो इंपैक्ट ट्रांसफर हुआ कटर में। कटर क्या कर जाएगा? कटर विल ड्राइव इनटू दी सॉइल। तो कटर धीरे धीरे सॉइल के अंदर ड्राइव कर जाएगा। जब कटर पूरा सॉइल के अंदर ड्राइव कर जाएगा, हम कटर को बाहर निकाल लेते हैं। वी रिमूव द कटर फ्रॉम द गिवन मीडियम। कटर पूरा सॉइल से भरा हुआ है, कटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद दी सॉइल। सॉइल को हमने कटर में से बाहर निकाला और इसका मास नोट कर लिया। या दूसरा तरीका क्या है? आप एम्प्टी कटर का मास नोट कर लो, एम्प्टी कटर का मास नोट कर लो और कटर प्लस सॉइल का मास नोट कर लो। दोनों का डिफरेंस क्या बता देगा आपको? मास ऑफ सॉइल बता देगा। तो मास ऑफ सॉइल हमने नोट कर ली, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन दी कटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कटर। इसका मतलब क्या निकल के आ गया? डेंसिटी निकल के आ गई। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास हमने नोट किया, वॉल्यूम हमें पता है, तो आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कटर। सो टेक्निकली व्हाट कैन बी स्टेटेड? सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉइल is equal to volume of cutter and volume of cutter is known to us 1000 cubic centimeter. अब आप ये बता सकते हैं, now you can refer कि ये मेथड क्यों सूटेबल है कोहेसिव सॉइल के लिए। अगर इस मेथड को मैं अप्लाई करूं कोहेजनलेस सॉइल के लिए, क्या दिक्कत आएगी इस मेथड में? If I apply this method for cohesionless soil, what problem will be observed? अगर इस मेथड को अप्लाई किया जाए कोहेजनलेस सॉइल के लिए, क्या दिक्कत निकल के आएगी? If this method is applied for cohesionless soil, what problem will be observed in this? तो अगर हम इसको अप्लाई करें cohesionless soil के लिए, what is the issue with this? क्या इशू आएगा इसमें? जैसे कटर को बाहर निकालोगे सॉइल भी क्या कर जाएगी? जैसे कटर को बाहर निकालोगे सॉइल भी क्या कर जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो वो रिटेन ही नहीं करेगी इसके अंदर, इट विल नॉट बी रिटेन इनटू द कटर। इसलिए सूट करता है किसके लिए? सो इट कैन नॉट होल्ड दी सॉइल। बिल्कुल सही बात है रिजवान खान। तो कटर हमारे कोहेजनलेस सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएगा। एज सून एज वील रिमूव द कटर, द सॉइल विल आल्सो कम आउट फ्रॉम इट। सॉइल भी इसमें से बाहर निकल के आ जाएगी। क्लियर है चीज? तो ये भी एक तरीका है हमारे पास यूनिट वेट का निकालने का। सर इट विल गो इनटू द सॉइल इजीली। अच्छा, ये एडवांटेज बताया गया आपने, सॉइल विल कम आउट। हाँ बिल्कुल सही बात है, सॉइल बाहर आ जाएगी। तो इसलिए हम यूज नहीं करते कोहेजनलेस सॉइल के लिए। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इस वजह कुछ? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए अब? सो दिस इज द थर्ड मेथड अवेलेबल टू फाइंड द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ये तीसरा तरीका है हमारे पास सॉइल की यूनिट वेट को निकालने का। बढ़े आगे।
Shall we proceed forward? चलिए आगे बढ़ते हैं. So we'll continue forward. तो कंटिन्यू करते हैं आगे. The fourth method which is available, so fourth method which is available is termed as sand replacement method. The fourth method which is available is termed as sand replacement method. तो अगला तरीका जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं sand replacement method. So next of the method available is termed as sand replacement method. इसमें भी जो concept है, here also the concept is mentioned in the name. Mentioned है नाम के अंदर. हम sand को replace करा रहे हैं यहाँ पे. अब sand को replace करा रहे हो, कैसे replace करा रहे हो उसकी कहानी देखी जाती है यहाँ पे. और ये मेथड आपको मिलेगा प्रैक्टिकली यूज होते हुए. यू विल फाइंड दिस मेथड टू बी प्रैक्टिकली यूज. अब कहाँ इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं उसकी एनालिसिस भी करते हैं. दैट ऑल्सो विल सी. एक थोड़ा सा राइट अप कर लेते हैं इसका. पूरा तो मेथड लिखूंगा तो समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बस बेसिक जानकारी देके इसकी डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं. अब बेसिक जानकारी क्या बोलता है? बेसिक जानकारी बोलता है इट सेज सिंस कोर कटर मेथड is not suitable for hard and gravelly soil, this method is used in this case. तो अगर हार्ड ग्रेवली सॉइल हो हम यूज करते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इस मेथड का apparatus क्या है? So this method consists of pouring cylinder. So this method consists of pouring cylinder mounted on pouring cone and a calibrating cylinder of known volume. Next point क्या बोल रहा है? In this test first the bulk unit weight or bulk density of sand is found, followed by the unit weight of the soil. अब ये जानकारी मैंने आपको दे दी है, सफिशिएंट है. अब हम टेस्ट को समझेंगे आगे, क्योंकि टेस्ट अगर मैं पूरा लिखने बैठ जाऊंगा तो क्लास उसी में खत्म हो जाएगी. द एंटायर टाइम विल बी एग्जॉस्टेड इन द राइटिंग ओनली. तो बेसिक जानकारी दे दी आपको, अब आगे टेस्ट को समझेंगे हम. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है क्योंकि कोर कटर मेथड सूट नहीं करता हार्ड सॉइल के लिए या ग्रेवली सॉइल के लिए, उस सॉइल के लिए आप यूज कर सकते हो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को. So since the previous method was not suitable to be used for hard soil or gravelly soil, you can use the sand replacement method in this case. Next point बोल रहा है स्ट्रेस का apparatus क्या है? इस स्ट्रेस के apparatus में होता है हमारे पास pouring cylinder which is mounted over pouring cone and a calibrating cylinder of known volume. इस बात को समझाने के लिए फिर से डायग्राम ही देखते हैं कि है क्या ये पूरी कहानी. तो this test consists of a pouring cylinder. ये है pouring cylinder. तो इसको बोला जाता है pouring cylinder. This test consists of a pouring cylinder which is mounted over a pouring cone. इसको माउंट किया जाता है pouring cone के ऊपर. So it is mounted over a pouring cone. और जो हमारा सिलेंडर और pouring cone है इसके बीच में एक ओपनिंग है जिसको हम शटर से ओपन और क्लोज कर सकते हैं. दिस इज शटर. तो ये pouring cone है, ऊपर वाला pouring सिलेंडर है. दिस इज अवर शटर. ये हमारा शटर है. तो अगर आप शटर को ओपन करोगे सिलेंडर कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? कोन के साथ. शटर को बंद करोगे तो हमारा जो सिलेंडर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा कोन के साथ. So it consists of a pouring cylinder and a pouring cone and a calibrating container of known volume. हमारे पास एक कैलिब्रेटिंग कंटेनर है जिसका वॉल्यूम हमें नोन होता है. सो दिस इज कैलिब्रेटिंग कंटेनर. तो ये हमारा कैलिब्रेटिंग कंटेनर है. सो दिस इज अवर कैलिब्रेटिंग कंटेनर. तो ये हमारी कैलिब्रेटिंग कंटेनर है. तो हमारे पास एक कैलिब्रेटिंग कंटेनर है, पोरिंग सिलेंडर है और पोरिंग कोन है. ये इस टेस्ट का apparatus है. अब इस टेस्ट को हम दो पार्ट में करते हैं और ध्यान से सुनना, टिपिकल है टेस्ट, समझने में थोड़ा मेहनत लगती है.
तो इस टेस्ट को हम 2 पार्ट में करते हैं। वी परफॉर्म दिस टेस्ट इन 2 पार्ट। पहले पार्ट में हम स्टैंडर्ड सैंड की बल्क डेंसिटी निकालते हैं, और दूसरे पार्ट में जो सॉइल हमें टेस्ट करनी है यूनिट वेट के लिए, उसका यूनिट वेट निकालते हैं। अब पहला पार्ट में क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन द फर्स्ट पार्ट? आवर एम इज टू कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी ऑफ द सैंड। अब क्या करते हैं, अब मैं ये आपको पूरा अपैरेटस ऐसा नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट में बना के दिखा दूंगा। व्हाट वी डू, तो ये हमारा पोरिंग सिलेंडर, पोरिंग कोन, ऊपर शटर लगी हुई है हमारे। दिस इज द शटर बीइंग प्रोवाइडेड। पहले पार्ट में हम सैंड को फिल कर देते हैं पोरिंग सिलेंडर के अंदर। वी फिल दी सैंड इन दी पोरिंग सिलेंडर, और हम उसका मास नोट कर लेते हैं। तो मैंने पोरिंग सिलेंडर में सैंड को फिल किया और उसका मास नोट कर लिया। क्लियर यहां तक की कहानी? ये हमारा पहले पार्ट का पहला स्टेज है। अब दूसरे में क्या किया, इसको लेवल ग्राउंड पे रखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड ऑन द लेवल ग्राउंड। फिर हमने क्या किया, फिर हमने शटर को ओपन कर दिया। अब हमने शटर को ओपन कर दिया, जैसे ही शटर को ओपन कर दोगे व्हाट विल हैपन, तो जैसे ही शटर को ओपन कर देंगे, एज सून एज दी शटर विल बी ओपन, तो जैसे ही शटर ओपन करेंगे हमारी जो सैंड है वो क्या कर जाएगी, पोरिंग कोन में आ जाएगी। अब सैंड विल कम इन दी पोरिंग कोन, कुछ सैंड ऊपर छूट जाएगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ दी सैंड विल बी लेफ्ट इन दी पोरिंग सिलेंडर। शटर को बंद कर दो, जैसे ही मूवमेंट बंद हो शटर को बंद कर दो। जो मास सैंड का रुक गया है ऊपर सिलेंडर के अंदर, उसको नोट कर लो। अगर मैं ओरिजिनल मास को इस मास से घटा दूं, मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट द मास ऑफ द सैंड फिलिंग द कोन। तो कहने का मतलब है दूसरे स्टेज में हम शटर को ओपन करते हैं, सैंड जाती है कोन के अंदर, कोन पूरा भर जाता है, शटर को बंद कर देते हैं। जो मास बच गया सैंड का सिलेंडर में, उसको नोट कर लिया, इसको ओरिजिनल मास में से घटा दिया। तो जब इसको ओरिजिनल मास में से घटा दिया, मुझे क्या मिल गया, मास ऑफ द सैंड फिलिंग द पोरिंग कोन। विल गेट द मास ऑफ द सैंड व्हिच इज फिलिंग द पोरिंग कोन। ये जानकारी हमें मिल गई। ये हमारा दूसरा स्टेज था। दिस वाज द सेकंड स्टेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये दूसरी स्टेज है पहले पार्ट की। अब आगे बढ़े, अभी भी पहला स्टेज चल रहा है, पहले स्टेज का तीसरा पार्ट। अब पहले स्टेज के तीसरे पार्ट में क्या किया, हमने पोरिंग सिलेंडर विद पोरिंग कोन को उठाया। ये हमारा पोरिंग सिलेंडर है, नीचे पोरिंग कोन लगी हुई है, और इसको रख दिया कैलिब्रेटिंग कंटेनर के ऊपर। हमने पूरे सिलेंडर को भरा। जब पूरे सिलेंडर को भरेंगे इसमें मास कितना होगा, when the cylinder will be completely filled with the sand, how much of the mass of the sand will be there, ये हमने पीछे निकाल रखा है, m1, it will consist of m1। then what we'll do, we open this shutter, हम इस शटर को ओपन कर देते हैं। जैसे ही शटर को ओपन कर दोगे what will happen, तो शटर को ओपन किया, what will happen, शटर को ओपन किया। अब ये जो हमारी सैंड है, ये कोन को भी फिल करेगी, और नीचे सिलेंडर को भी फिल कर देगी। तो कोन को भी फिल कर देगी, नीचे कैलिब्रेटिंग कंटेनर को भी फिल कर देगी। तो दोनों को फिल कर दिया इसने। जो मास बच गया सैंड का, हमने वो नोट कर लिया, m3। सो मास ऑफ द सैंड व्हिच इज लेफ्ट इन द पोरिंग सिलेंडर इज नोटेड m3। तो मुझे ये बताओ कितना मास सैंड का फिल कर रहा है कैलिब्रेटिंग कंटेनर के अंदर। व्हाट द मास ऑफ द सैंड फिलिंग द कैलिब्रेटिंग कंटेनर। सो मास ऑफ सैंड फिलिंग द कैलिब्रेटिंग कंटेनर। तो अब ये चीज मुझे बता दो कितनी होगी। व्हाट द मास ऑफ सैंड फिलिंग कैलिब्रेटिंग कंटेनर। सो मास ऑफ सैंड फिलिंग द कैलिब्रेटिंग कंटेनर। तो ओरिजिनल मास कितना था, m1। कुछ मास किसमें रह जाएगा, कोन में, वो हमने निकाल रखा है, m2। और कितना मास बचा हुआ है पोरिंग सिलेंडर के अंदर, m3। तो मैंने m1 में से m2 और m3 घटा दिया, क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द सैंड व्हिच इज फिलिंग द कैलिब्रेटिंग, so mass of the sand which is filling the calibrating container, so mass of the sand which is filling the calibrating container। क्लियर है चीज। तो हमने मास निकाल लिया सैंड का, जो कैलिब्रेटिंग m1 माइनस m3 कहां से आ गया बेटा, कोन भी तो है नीचे, कोन भी तो है बीच में, यहां पर भी तो मास आता है m2। तो इट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस m3। तो फिर डेंसिटी क्या हुई सैंड की, व्हाट द बल्क डेंसिटी ऑफ द सैंड, बल्क डेंसिटी ऑफ द सैंड विल बी इक्वल टू m1 minus m2 minus m3 divided by the volume of what, volume of calibrating container which is known to us। तो पहले पार्ट में आपने डेंसिटी निकाल ली सैंड की। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव कैलकुलेटेड द डेंसिटी ऑफ द सैंड। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी फॉर एनीवन, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए भी, क्लियर है।
सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट, ये पहला पार्ट चला था टेस्ट का भी, अभी तो सॉइल कहीं पिक्चर में नहीं आई है, अब टिल नाउ देयर इज नो सॉइल इन द पिक्चर। अभी तक तो बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पहले पार्ट में सैंड की हमने बल्क डेंसिटी कैसे निकाल ली है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से किसी को, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस, एनीवन? क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलिए, तो यहां तक की कहानी देख ली। चलिए, तो यहां तक की कहानी देख ली, अब आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। सो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में मुझे सैंड की यूनिट वेट निकालनी है। तो हम करते क्या है, जिस भी सैंड की आपको यूनिट वेट निकालनी है, लेट सपोज ये हमारा लेवल ग्राउंड है, अब दूसरा स्टेज आया है, दिस इज द सेकंड स्टेज। सो दिस इज द सेकंड स्टेज अंडर कंसीडरेशन। अब सेकंड स्टेज क्या है? ये हमारी मीडियम है जिसकी हमें क्या निकालनी है, ये हमारी मीडियम है जिसकी मुझे डेंसिटी निकालनी है, यूनिट वेट निकालनी है। सो व्हाट वी डू, वी एक्सकेवेट दी सॉइल, हम सॉइल को एक्सकेवेट करते हैं यहां से। तो मैंने सॉइल को एक्सकेवेट किया, सॉइल को एक्सकेवेट करके बाहर निकाल दिया, तो ये सॉइल एक्सकेवेट करी, तो ये सॉइल एक्सकेवेट कर दी, एक्सकेवेट करने के बाद लेट अस सपोज ये है सॉइल, मैंने इस सॉइल का मास निकाल लिया। तो मास ऑफ द सॉइल व्हिच इज बीइंग एक्सकेवेटेड इज नोटेड, तो मैंने सॉइल को एक्सकेवेट किया और इसका मास नोट कर लिया। ये पहला स्टेप है हमारी दूसरी स्टेज का, ये पहला स्टेप है हमारी दूसरी स्टेज का। जिस भी सॉइल की आपको यूनिट वेट निकालनी है उसको एक्सकेवेट किया और उसका मास आपने नोट कर लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम पोरिंग सिलेंडर विद पोरिंग कोन, तो हमारा ये पोरिंग सिलेंडर है विद पोरिंग कोन, इसको रखते हैं एक्सकेवेटेड, इसको रखते हैं एक्सकेवेटेड पोर्शन के ऊपर, तो इसको रखा जाता है एक्सकेवेटेड पोर्शन के ऊपर, और हम पोरिंग सिलेंडर को भर देते हैं सैंड से। हम पोरिंग सिलेंडर को भर देते हैं सैंड से। कितनी सैंड आती है इसके अंदर? इन पोरिंग सिलेंडर हाउ मच ऑफ दी सैंड कम्स? m1। तो पोरिंग सिलेंडर में हमारी सैंड निकल के आई m1, तो यहाँ पर m1 सैंड निकल के आ गई। देन वी ओपन दी शटर, तो तीसरे स्टेज में क्या करते हैं, शटर को ओपन कर देते हैं। तीसरे स्टेज में जब शटर को ओपन करोगे, व्हेन यू विल ओपन दी शटर व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैंने इस शटर को ओपन किया, सैंड फॉल करेगी किसमें? पहले कोन में, और कोन के बाद कहां जाएगी, और कोन के बाद जाएगी वो हमारे एक्सकेवेटेड पोर्शन के अंदर, उसके बाद जाएगी एक्सकेवेटेड पोर्शन के अंदर, तो उसके बाद गई है एक्सकेवेटेड पोर्शन के अंदर। हमारी जो सैंड बच गई पोरिंग सिलेंडर में वो है m4, हमारी जो सैंड बच गई पोरिंग सिलेंडर में वो है m4। सो सैंड लेफ्ट इन द पोरिंग सिलेंडर इज m4। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मास ऑफ द सैंड फिलिंग द एक्सकेवेटेड पोर्शन, व्हाट इज द मास ऑफ द सैंड, mass of sand filling the excavated portion। ये जो एक्सकेवेटेड पोर्शन है इसमें जो हमारी सैंड है उसका मास कितना होगा? ओरिजिनल मास था m1, कोन में कितना आता है? कोन में आता है m2, और कितना बच गया ऊपर? m4 बच गया। इसका मतलब मास ऑफ द सैंड फिलिंग द एक्सकेवेटेड पोर्शन इज m1 माइनस m2 माइनस m4। So what is the volume of sand? What is the volume of sand filling the excavating portion? Volume of sand filling the excavated portion. So volume of sand filling the excavated portion. Sand का वो volume जो excavated portion को fill कर रहा है will be equal to mass divide by density of the sand. और density of sand आपने पहले part में निकाल रखी थी। Density of the sand you have found in the first part. So filling the excavated portion. ये वॉल्यूम निकल के आ गई हमारे सैंड की। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सैंड। क्लियर है चीज? तो सैंड का वो वॉल्यूम जो एक्सकेवेटेड पोर्शन को फिल कर रहा है किसके बराबर होगा? तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन एक्सकेवेटेड पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन एक्सकेवेटेड, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन एक्सकेवेटेड पोर्शन। तो ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हैं? जितना सैंड का वॉल्यूम आया एक्सकेवेटेड पोर्शन में उतना ही सॉइल हमने एक्सकेवेट किया है। इसका मतलब मेरे को सॉइल का वॉल्यूम मिल गया। तो सॉइल का वॉल्यूम कितना मिल गया? V। सो व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल? सो बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल।
सो मास ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है हमारा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है हमारा m1 माइनस m2 माइनस m4 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सैंड। डेंसिटी ऑफ सैंड कैसे निकालोगे, वो पीछे निकाल रखी है हमने, डेंसिटी ऑफ सैंड, डेंसिटी ऑफ सैंड वी हैव फाउंड इन दी फर्स्ट पार्ट, ये डेंसिटी ऑफ सैंड m1 माइनस m2 माइनस m3 डिवाइड बाय दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये था हमारा वॉल्यूम सिलेंडर का, तो डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसको हम बोलेंगे m1 माइनस, तो डिवाइड बाय m1 माइनस m2 माइनस m3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, so divided by the volume of cylinder. So this is what bulk density of the soil, ये हमारी bulk density निकल के आ गई soil की। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना है इस पूरी कहानी में से, any of the point to be referred from this entire story, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, तो उसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, m डिवाइड बाय m1 माइनस m2 माइनस m3 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 माइनस m4 इनटू वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग सिलेंडर। तो क्योंकि आपने सॉइल को रिप्लेस कराया सैंड से, तो क्योंकि इस टेस्ट में हमने सॉइल को रिप्लेस कराया सैंड से, इसका नाम क्या रखा हुआ है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो हर चीज आपको नाम में लिखी हुई मिलेगी, एवरी ऑफ द कंसेप्ट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम, इसीलिए इसको बोला जाता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। क्लियर है पूरी कहानी? इसका मतलब सॉइल की यूनिट वेट निकालने के जितने भी तरीके हैं वो सारे आपको बता दिए, वॉट एवर मेथड्स आर अवेलेबल टू फाइंड द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल आर बीइंग कवर्ड। So we are done with specific gravity, we are done with water content, we are done with unit weight of the soil. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So we'll continue forward. So next of the index property, next of the index property to be analyzed, अगली index property जो available है हमारे पास इस particle size distribution, तो तीन हो गई है, चौथे की बात करते हैं। So next of the index property is particle size distribution. एप्लीकेशन कहाँ होगी बता दो दी, बेटा सब कुछ तो बता देता हूँ खुद ही, मैं ढंग से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लो एप्लीकेशन, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन का, पूरा टेस्ट खत्म हो गया और पहला पॉइंट पूछ रहे हो आके, सर एप्लीकेशन कहाँ पर होगी। अब टेस्ट खत्म किया और पहला पॉइंट पूछ रहे हो एप्लीकेशन कहाँ पर होगी, सबसे पहला पॉइंट ही एप्लीकेशन बताया था मैंने। The first point which I have discussed was the application only. इसको हम यूज करते हैं बल्क यूनिट वेट निकालने के लिए हार्ड सॉइल की या ग्रेवल सॉइल की, जिसके लिए कोर कटर मेथड काम नहीं करता। तो पहला पॉइंट ये तो लिखा था मैंने यहाँ। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगली जो हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्पस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके एनालिसिस करते हैं। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल, द परसेंटेज ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन ड्राई सैंपल ऑफ सॉइल, in a given dry sample of soil, in a given dry sample of soil is found by particle size distribution analysis, is found by particle size distribution analysis, particle size distribution analysis, इसको मैकेनिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, और मैकेनिकल एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, इसको 2 स्टेज में किया जाता है। सो इट इज कैरिड आउट
in two stages. It is carried out in two stages. अब कौन सी दो स्टेज है? पहली स्टेज is termed as sieve analysis. So first stage is termed as sieve analysis. Second stage is termed as sedimentation analysis. Second stage is termed as sedimentation analysis. पहली को बोलते हैं sieve analysis, दूसरी को बोलते हैं sedimentation analysis. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक करके उठाते हैं दोनों को. We'll consider both the analysis simultaneously. एक बार sieve analysis का मेंशन कर देता हूँ, फिर डिस्कस भी करते हैं इसको. तो हम बोल सकते हैं व्हाट कैन बी स्टेटेड, हम बोल सकते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस. यही करनी है हमें, पार्टिकल साइज एनालिसिस. तो पार्टिकल साइज एनालिसिस दो स्टेज में की जाती है. सो इट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस. एक है हमारे पास sieve एनालिसिस, सो वन इज sieve एनालिसिस. दूसरी है हमारे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस. सो दूसरी है हमारे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस. सो सेडिमेंटेशन एनालिसिस. सो सेडिमेंटेशन एनालिसिस. sieve एनालिसिस किसके लिए करते हैं? फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल. सो इट इज बीइंग डन फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल. नेक्स्ट दिस इज बीइंग डन फॉर फाइन ग्रेन सॉइल. इसको हम करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए. सो डन फॉर फाइन ग्रेन सॉइल. कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब जिसकी पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से बड़ी है. फाइन ग्रेन सॉइल का मतलब जिसकी पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से छोटी है. अभी जो sieve एनालिसिस होती है इसको आगे दो पार्ट में और करते हैं. इट इज फर्दर कैरिड आउट इन टू पार्ट. पहला पार्ट कोर सीविंग. सो फर्स्ट पार्ट इज कोर सीविंग, दूसरा पार्ट है फाइन सीविंग. सो दूसरा पार्ट है फाइन सीविंग. कोर सीविंग किसके लिए करते हैं? कोर सीविंग करते हैं ग्रेवल वाले पोर्शन के लिए. सो कोर सीविंग इज डन फॉर ग्रेवल एंड फाइन सीविंग इज डन फॉर सैंड. ये करते हैं सैंड के लिए. अगर पार्टिकल साइज की मेंशन करें, कोर सीविंग की जाती है अगर पार्टिकल साइज हमारा छोटा है 80 mm से और बड़ा है 4.75 mm से और बड़ा है 4.75 mm से. फाइन सीविंग किसके लिए करते हैं? अगर पार्टिकल साइज बड़ी है 75 माइक्रोन से और छोटी है बड़ी है 75 माइक्रोन से और छोटी है, तो ये 75 माइक्रोन और छोटी है 4.75 mm के लिए. सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैसे करते हो? सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं पिपेट मेथड से और हाइड्रोमीटर मेथड से. अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं आगे क्योंकि बहुत सारा राइट अप लिख दिया. इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं. We'll try to understand this entire write-up कि मेंशन क्या किया मैंने अभी तक. What the significance of this? तो हमारा एम है इंडेक्स प्रॉपर्टी को निकालना. इंडेक्स प्रॉपर्टी है क्या? अभी हमारी यहाँ पे साइज है. इंडेक्स प्रॉपर्टी साइज. हम कर क्या रहे हैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस कर रहे हैं. अब एम क्या होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का? The aim of particle size distribution analysis is to find percentage of different size of particles in our sample. तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का एम होता है अलग अलग परसेंटेज के पार्टिकल निकालना हमारे सैंपल के अंदर. इस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस को मैकेनिकल एनालिसिस भी बोला जाता है. सो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस इज आल्सो टर्म्ड एज मैकेनिकल एनालिसिस. क्लियर है आता की कहानी? तो एम क्या है? अलग अलग पार्टिकल्स के परसेंटेज को कैलकुलेट करना. सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस होती है इसको हम दो स्टेज में करते हैं. इट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस. अब कौन कौन सी दो स्टेज है? एक है हमारी sieve एनालिसिस, दूसरी है हमारी सेडिमेंटेशन एनालिसिस. सो इट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस, sieve एनालिसिस एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस. इसको मैंने बाइफरगेट करके और बता दिया कि जो sieve एनालिसिस होती है वो होती है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए. कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन या उससे बड़ा हो. सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, यानी पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से छोटा हो. अब sieve एनालिसिस आगे हमारे फिर से दो टाइप की है. एक है कोर सीविंग, दूसरी है फाइन सीविंग. कोर सीविंग किसके लिए होती है? कोर सीविंग होती है बड़े साइज के पार्टिकल के लिए. बड़े साइज का पार्टिकल मतलब ग्रेवल. और फाइन सीविंग होती है छोटे साइज के पार्टिकल के लिए. छोटे साइज का पार्टिकल मतलब सैंड. अब इन दोनों का पार्टिकल साइज क्या है वो भी मेंशन्ड है. इन दोनों का पार्टिकल साइज क्या है वो भी मेंशन्ड है. कैसे? सैंड का पार्टिकल साइज है 4.75 mm से लेके 75 माइक्रोन. तो अगर पार्टिकल साइज 4.75 mm से छोटी हुई और 75 माइक्रोन से बड़ी हुई, इसको हम बोल देते हैं सैंड. उसी तरीके से ग्रेवल किसको बोलते हैं? उसी तरीके से ग्रेवल बोलते हैं अगर पार्टिकल साइज 80 mm से छोटा हो और 4.75 mm से बड़ा हो, इसको हम बोल देते हैं ग्रेवल. इसका मतलब sieve एनालिसिस भी हमारी दो स्टेज में होगी, कोर सीविंग
एंड फाइन सीविंग। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस एक ही स्टेज में होती है, दो स्टेज में नहीं होती है, पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस को करने के दो तरीके हैं। तो सीव एनालिसिस दो स्टेज में हो रही थी, ये दो तरीके नहीं थे, ये दो स्टेजेस थी। पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती है एक स्टेज में ही है, पर करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? एक है पिपेट मेथड, दूसरा है हाइड्रोमीटर मेथड। तो दोनों में प्रिंसिपल सेम है, मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। अब क्या मैकेनिज्म है वो डिटेल में भी आगे देखेंगे एक एक करके। अभी के लिए जो भी डिस्कशन किया है उसमें से कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो। अप टिल नाउ एनी ऑफ द पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दैट। तो एक बेसिक जानकारी दी है कि हमारा एम क्या है यहाँ पे। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी है हमारी साइज, उस साइज की एनालिसिस के लिए हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हमारे सैंपल में जो अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं उसकी परसेंटेज को निकालना, ये हमारा एम है यहाँ पे। दिस इज अवर एम। नाउ एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी, कोई सा ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं इस पूरी स्टोरी में से। क्लियर है यहां तक? चलिए अब एक एक करके उठाते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट बोथ द एनालिसिस इन डिटेल। तो पहली एनालिसिस क्या है हमारी? पहली एनालिसिस है हमारी सीव एनालिसिस। तो पहली एनालिसिस को उठाया, इट इज टर्म्ड एज सीव एनालिसिस। So first of the analysis to be referred is termed as sieve analysis. तो sieve analysis कौन से पार्टिकल के लिए हो रहा है? sieve analysis हो रहा है हमारे कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल के लिए। कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल का मतलब क्या है? कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल का मतलब ये है जिनकी साइज किससे बड़ी है? जिनकी साइज बड़ी है 75 माइक्रोन से। तो उसके लिए हम sieve analysis करते हैं। फॉर दैट sieve analysis is being carried out. और फिर से बेसिक जानकारी दे देता हूँ उसकी, फिर आगे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। बेसिक जानकारी क्या बोल रहा है? बेसिक जानकारी बोल रहा है इट इज done for soil fraction. It is done for soil fraction having size greater than 75 micron, जिनकी साइज 75 माइक्रोन से क्या है? बड़ी है। और यू कैन से 0.075 mm। तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो 75 माइक्रोन बोल दो, 0.075 mm बोल दो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एज पर IS 460 sieves are designated by size of their square aperture। अपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग। size of their square aperture or opening, size of their square aperture in mm और micron। तो पहला पॉइंट बोल रहा है सीव एनालिसिस करते हैं हम कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है हमारे कोड के हिसाब से हम जो सीव है उसकी डेजिग्नेशन कैसे करते हैं? हम सीव की डेजिग्नेशन करते हैं बाय द साइज ऑफ देयर स्क्वायर अपर्चर। इसका मतलब ये है, इफ आई से, अगर मैं ये बोलूं हमारी सीव का साइज है 2 mm, एग्जाम्पल दिया, तो अगर मैं ये बोलूं कि सीव का साइज है 2 mm, तो सीव साइज इज ऑफ 2 mm, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जो हमारी सीव होगी, इस सीव में जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग का साइज क्या होगा? तो स्क्वायर ओपनिंग है, स्क्वायर ओपनिंग का साइज क्या होगा? 2 mm होगा। तो हमारे कोड के हिसाब से हम सीव को डेजिग्नेट करते हैं बाय द साइज ऑफ देयर स्क्वायर ओपनिंग। ओपनिंग को टेक्निकली अपर्चर बोला जाता है, इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज अपर्चर। तो पहला पॉइंट तो ये मेंशन किया कि सीव साइज इंडिकेट क्या करती है, क्योंकि मैं आगे इन साइजों को यूज करूंगा तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस बात का मतलब क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज इन दिस मेथड different sieves are arranged. So in this method different sieves are arranged one over each other, so one over each other in descending order of their sizes, and soil sample to be tested is placed
is placed over topmost sieve, over topmost sieve, over topmost sieve, and sieving is done, and sieving is done, sieving is done at least for 10 minutes, sieving is done at least for 10 minutes, कम से कम 10 मिनट के लिए सीविंग की जाती है। सीविंग इज डन एट लीस्ट फॉर 10 मिनट्स। कैसे? या तो मैनुअली कर लो, आइदर मैनुअली और इन सीव शेकर, और इन सीव शेकर। तो मैकेनिकली भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो सीव शेकर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वेट ऑफ सॉइल फ्रैक्शन। सो वेट ऑफ सॉइल फ्रैक्शन retained over each sieve is noted, retained over each sieve is noted to find percentage finer, to find percentage finer corresponding to given sieve size, corresponding to given sieve size, corresponding to given sieve size। चलिए देखिए पूरी कहानी क्या लिखी है। रेफर द एंटायर स्टोरी दैट वी हैव मेंशन्ड। तो पूरी कहानी क्या बोल रहा है? सीव एनालिसिस हम करते हैं बड़े साइज के पार्टिकल के लिए। पहला पॉइंट ये लिखा, बड़े साइज का पार्टिकल मतलब कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन। कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का मतलब जिसकी साइज 75 माइक्रोन से बड़ी हो। फिर दूसरी पॉइंट ये बोली कि हमारा जो कोड है वो सीव को डेजिग्नेट करता है बाय द साइज ऑफ देयर स्क्वायर ओपनिंग। उसका एग्जांपल दिया आपको मैंने, वन एग्जांपल इज गिवन टू यू। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? तीसरा पॉइंट बोल रहा है इस मेथड में हम अलग अलग सीव को अरेंज करते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो इस मेथड में हम अलग अलग सीव को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, जैसे साइज है mm के अंदर, तो मैंने वैल्यू लिखी A B C D E। इसका मतलब A की वैल्यू ज्यादा होगी B से, B की वैल्यू ज्यादा होगी C से, C की वैल्यू ज्यादा होगी D से, D की वैल्यू ज्यादा होगी E से। तो ये कैसे लगाया हमने? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइज में अरेंज किया। फिर सबसे ऊपर वाली सीव के ऊपर हमने सॉइल के पार्टिकल रख दिए। तो सबसे ऊपर वाली सीव के ऊपर हमने सॉइल के पार्टिकल रख दिए और सीविंग करी। जब सीविंग करोगे ये पार्टिकल अपने अपने साइज के हिसाब से अलग अलग सीव के ऊपर रुक जाएंगे। तो जब आप सीविंग करोगे कम से कम 10 मिनट के लिए करनी है आपको ये सीविंग। कैसे कर सकते हो? मैनुअली भी कर सकते हैं और मैकेनिकली भी कर सकते हैं, डिवाइस विच इज नोन एज सीव शेकर। तो जब हमने सीविंग कंप्लीट कर ली आइदर मैनुअली और मैकेनिकली, हर पार्टिकल अपने अपने साइज के हिसाब से अलग अलग सीव के ऊपर जाके रुक जाएगा। आप इन सारे पार्टिकल्स का वेट नोट कर लोगे। अब कैसे वेट नोट कर लेंगे? एग्जांपल लेता हूं मैं कुछ। लेट सपोज टोटल वेट था 1000 ग्राम। सीविंग करने के बाद जो पार्टिकल रुके अलग अलग सीव के ऊपर, उनका वेट मैं लिख देता हूं यहाँ पे। लेट सपोज 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम। तो कितना हुआ? 200, 200, 400, 500, 800 ग्राम। तो ये 300 ग्राम निकाल दिया। तो जो 1000 ग्राम का सैंपल था, इसकी जब हमने सीविंग करी, सारे पार्टिकल अपने अपने साइज के हिसाब से डिफरेंट सीव्स के ऊपर रुक गए। अब ये जो पार्टिकल्स रुके हैं अपनी अपनी सीव के ऊपर, हम इनका वेट नोट कर लेते हैं। वी नोट देयर वेट। ये जो पार्टिकल्स रुके हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सीव के ऊपर, हम इसका वेट नोट कर लेते हैं और इस वेट की मदद से हम निकालते हैं परसेंटेज फाइंडर। अब परसेंटेज फाइंडर का मतलब क्या होता है? परसेंटेज फाइंडर का मतलब ये होता है कितने परसेंट पार्टिकल एक गिवन साइज से छोटे हैं। सो परसेंटेज फाइंडर का मतलब होता है कितने परसेंट पार्टिकल एक गिवन साइज से छोटे हैं। अब इसको कैसे निकाला जाता है? ये कभी भी डायरेक्टली मत निकालना, सवाल में गलती होगी, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे आपको। ये कैसे निकाला जाता है? यू विल ऑलवेज कैलकुलेट परसेंटेज फाइंडर। आप हमेशा परसेंटेज फाइंडर कैसे निकालोगे? आप परसेंटेज फाइंडर निकालोगे 100 माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन्ड। आप निकालोगे परसेंटेज फाइंडर इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन्ड। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, कि परसेंटेज फाइंडर डायरेक्टली मत निकालना, गलती करोगे उसके अंदर। गलती से बचने के लिए आप क्या करोगे? परसेंटेज फाइंडर को निकालोगे परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन्ड से। कैसे? हम पीछे वाला एग्जांपल ही लेते हैं। आई एम टेकिंग द प्रीवियस एग्जांपल ओनली। मैंने जो पीछे वाला एग्जांपल लिया उसमें थी हमारी सीव साइज, सीव साइज क्या क्या थी? सीव साइज हमारी सीव साइज मैंने क्या क्या ले रखी थी पीछे? A B C D E। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सीव साइज है हमारी A B C D E। तो सीव साइज इज A B C D E। देन वेट रिटेन्ड
तो वेट रिटेन्ड, हर सीव के ऊपर जो वेट रिटेन था वो निकाल लिया था मैंने, 100, 150, 250, 300। सो 100, 150, 250, 300, ये वेट रिटेन निकल के आ गया। अब जब आपको ये टेस्ट का रिजल्ट मिल गया, इसके बाद ये जो टेस्ट का रिजल्ट मिला, इसके बाद आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे परसेंटेज वेट रिटेन्ड। तो ये तो वेट रिटेन्ड था, अब आपको निकालना है परसेंटेज वेट रिटेन्ड। परसेंटेज वेट रिटेन्ड कैसे निकालूंगा, जो वेट पार्टिकल का एक सीव के ऊपर रिटेन हुआ डिवाइड बाय द टोटल वेट, टोटल वेट कितना था 1000 ग्राम था, मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल गिव यू परसेंटेज वेट रिटेन्ड। तो हमारे पहले केस में परसेंटेज वेट रिटेन्ड कितना निकल के आ रहा है 10, तो पहले केस में परसेंटेज वेट रिटेन्ड कितना आ गया 10, तो परसेंटेज वेट रिटेन्ड 10। दूसरे केस में परसेंटेज वेट रिटेन्ड 15, तीसरे केस में 20, फिर अगले केस में 5%, अगले केस में 30%। ये हमारा आया परसेंटेज वेट रिटेन्ड। क्लियर है चीज। तो परसेंटेज वेट रिटेन्ड, जब परसेंटेज वेट रिटेन्ड आ गई, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। सो आफ्टर दिस आई विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड कैसे निकालें, ए साइज से ऊपर कितने परसेंट पार्टिकल है 10% है, बी साइज के ऊपर टोटल कितने परसेंट पार्टिकल है, अब आपको क्यूमुलेटिव निकालना है, क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल। तो 10% तो ए से ऊपर थे, 15% बी और ए के बीच में थे, तो बी से ऊपर टोटल कितने हो जाएंगे 25% हो जाएंगे। क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड फॉर सी 25 + 20 45, देन फॉर डी 50, देन फॉर ई 80। ये आ गया हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड की मदद से हम निकालते हैं परसेंटेज फाइनर। तो हमारा परसेंटेज फाइनर कितना होगा, यानी कितने परसेंट पार्टिकल गिवन साइज से छोटे हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ए साइज की सीव से 10% पार्टिकल बड़े हैं तो छोटे कितने हुए, अगर ए साइज की सीव से 10% पार्टिकल बड़े हैं तो छोटे कितने हुए, हम बोलेंगे 100 - 10, दिस विल बी इक्वल टू 90। तो 90% पार्टिकल ए साइज की सीव से छोटे हैं। उसी तरीके से बी साइज की सीव से कितने बड़े पार्टिकल हैं, तो बी साइज की सीव से कितने परसेंट बड़े पार्टिकल हैं 25, तो छोटे कितने हुए, छोटे हुए 100 - 25 विच इज 75। सी साइज की सीव से कितने परसेंट बड़े पार्टिकल हैं 45, तो छोटे कितने हुए 100 - 45 55। डी साइज से ऊपर कितने बड़े पार्टिकल हैं 50%, तो छोटे कितने हुए 50%। ई साइज से ऊपर कितने परसेंट पार्टिकल हैं 80%, तो छोटे कितने हुए 100 - 80% 20%। तो कहने का मतलब है ये आप परसेंटेज फाइनर कैसे निकालोगे, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करी गलती होगी। कैसे गलती होगी चेक करो, आप बोलोगे कि हमारी ई साइज से तो छोटे पार्टिकल दिख नहीं रहे, तो परसेंटेज फाइनर हो गया 0। 0 नहीं है, इससे छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है, इससे छोटे 20% पार्टिकल है, जो नीचे कहां पड़े हैं, जो नीचे पड़े हैं पेन के अंदर, विच इज देयर इन दी पेन, और वो आपको पेन की जानकारी नहीं देगा। ही विल नॉट गिव यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी पेन। और अगर उसने आपको पेन की जानकारी नहीं दी, इसका मतलब आपके यहाँ पे एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। द एरर इन दिस केस विल इंक्रीज कंपैरेटिवली। Hence you will always calculate percentage finer with the help of percentage cumulative retained। आप हमेशा इसको निकालोगे परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन्ड की मदद से ही। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए। तो एक बेसिक आइडिया दिया है आपको सीव एनालिसिस का। A basic idea is being given to you for sieve analysis। क्लियर है। चलिए अब हम आगे जो सीव एनालिसिस के 2 पार्ट हैं इसको फर्दर रेफर कर लेते हैं। उनमें भी यही चीज होती है, बस फर्क होता है सीव की साइज का। तो सीव की साइज आपको बता देता हूं मैं आगे। तो हमारी सीव एनालिसिस होती है 2 स्टेज में। तो सीव एनालिसिस की पहली स्टेज, इसको बोलते हैं कोर्स सीविंग या ग्रेवल सीविंग तो कोर्स सीविंग या ग्रेवल सीविंग अब ये होती है 2 स्टेज में। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज डन फॉर, इससे ही फाइनेंस मॉडल्स निकाला था। हाँ, इसी से फाइनेंस मॉडल्स निकाला था हमने, वो हमने बीएमसी में फाइनेंस मॉडल्स यहीं से निकाला था। इट इज डन फॉर सॉइल फ्रैक्शन
हैविंग साइज ग्रेटर देन 4.75 mm। ये हम करते हैं उस सॉइल के फ्रैक्शन के लिए जिसकी साइज 4.75 mm से बड़ी हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड सीव्स यूज इन दिस केस। सो स्टैंडर्ड सीव्स यूज इन दिस केस, इस केस में हम कौन कौन सी सीव यूज करते हैं। सो स्टैंडर्ड सीव यूज इन दिस केस, सो स्टैंडर्ड सीव यूज इन दिस केस इज 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। तो स्टैंडर्ड सीव जो हम यूज करते हैं सीव केस के अंदर वो 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm। तो आपको ये सीव का साइज ध्यान रखना है, यही स्टैंडर्ड सीव यूज होंगी यहाँ पे। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछेगा, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। बाकी सीविंग में करते क्या वो आपको पीछे बता दिया, दैट वी डिस्कस अर्लियर। अगली क्या बचती है, अगली बचती है हमारे पास फाइन सीविंग। सो नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विद फाइन सीविंग। तो ये दूसरी स्टेज है हमारी, दूसरी स्टेज है हमारी फाइन सीविंग की। फाइन सीविंग को और क्या बोलते हैं, सैंड सीविंग भी बोलते हैं। तो फाइन सीविंग को बोलते हैं सैंड सीविंग। अब क्या है सैंड सीविंग, इट इज डन फॉर soil fraction, it is done for soil fraction that passes through 4.75 mm sieve and retained over 0.075 mm sieve, 0.075 mm sieve। तो सैंड सीविंग या फाइन सीविंग उस सॉइल के फ्रैक्शन के लिए होती है जिसका साइज 4.75 mm से छोटा हो पर 0.075 mm से बड़ा हो, इसको हम बोल देते हैं फाइन सीविंग। अब कौन कौन सी सीव यूज करते हैं इसके अंदर, सो स्टैंडर्ड सीव यूज इन दिस केस, सो स्टैंडर्ड सीव यूज्ड इन दिस केस, स्टैंडर्ड सीव यूज इन दिस केस आर। तो जो हम सीव यूज करते हैं यहाँ पे वो निकल के आती है 2 mm की, 1 mm की, फिर 600 माइक्रोन की, फिर 425 माइक्रोन की, 212 माइक्रोन की, देन 150 माइक्रोन की और 75 माइक्रोन की। दीज आर दी स्टैंडर्ड साइज ऑफ दी सीव्स व्हिच आर यूज्ड हियर। तो ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ सीव आपको ध्यान रखनी है। तो फाइन सीविंग में हम यूज करते हैं 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। दीज आर दी सीव्स यूज्ड इन फाइन सीविंग। करते क्या है टेस्ट में, सेम वही जो पीछे आपको बताया है। सीव्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीविंग करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, वेट रिटेंड निकालेंगे, क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड निकालेंगे और परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट कर लेंगे। विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज फाइनर। यहाँ पे आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज का ध्यान रखना है, जनरली उन पार्टिकल्स जिनकी फाइन सीविंग की जाती है इसको सीविंग करने से पहले साफ किया जाता है। तो इसको मैं नोट करके लिख देता हूँ, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है आपके कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज जनरली preferred, so it is generally preferred to wash the soil fraction passing through 4.75 mm sieve to remove any silt or clay present over sand particles। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है कि जब हम फाइन सीविंग करते हैं, फाइन सीविंग करने से पहले हम उसको साफ करते हैं पानी से। क्यों साफ करते हैं पानी से, ताकि हमारे सैंड के ऊपर अगर क्ले और सिल्ट चिपकी हुई हो, क्यों चिपकी हुई हो, क्ले और सिल्ट है कोहेसिव सॉइल, दे पोजेस इनहेरेंट कोहेजन, तो ये सैंड के ऊपर जाके चिपक जाती हैं। इसका मतलब आपको सैंड की साइज एक्यूरेट नहीं मिलेगी, एक्चुअल से ज्यादा मिलेगी। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए जब हम फाइन सीविंग करते हैं उसको पहले साफ पानी से धोया जाता है ताकि सैंड के ऊपर से सिल्ट और क्ले क्या कर जाए, रिमूव हो जाए। और उसके बाद क्या करते हैं हम, फाइन सीविंग करते हैं। आफ्टर दैट वी गो फॉर फाइन सीविंग। क्लियर है पूरी कहानी। तो पहली स्टेज मैंने आपको बता दी है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस की, विच इज नोन एज सीव एनालिसिस। आपको कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फॉर एनीवन फ्रॉम दिस, any of the point to be analyzed from this for anyone?
रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलिए, सो बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं. रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो. सो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. बाकी का फिर कल कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू ऑल.